हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। देखिए हम फूड सिक्योरिटी कर रहे थे। फूड सिक्योरिटी, इसमें हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में ये फ्रेमवर्क करा था, फ्रेमवर्क ऑफ फूड सिक्योरिटी। इसमें मैंने आपको बताया था लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क क्या होता है ना। देन उसमें आपका बताया था कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है, उसको लेकर के, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स सरकार चला रही है, पॉलिसी स्कीम्स एंड प्रोग्राम ये सब है, ये सब मैंने आपको बताया था, ठीक है। उसी से रिलेटेड हमने मतलब इसमें एक पॉइंट छोड़ के रखा था कल, वो था पीडीएस, है ना। पीडीएस है, उसको आज समझ लेते हैं कि पीडीएस से क्या पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो पीडीएस के बाद कुछ और स्कीम्स बच गई हैं, वो अदर स्कीम्स कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्कीम, इसके अलावा जो हम लोगों ने देखा था हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के साथ साथ एसडीजी गोल्स देखे थे। आज कुछ और देखेंगे, इंटरनेशनल एफर्ट्स क्या है, वो सारे क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। फिर कुछ एमसीक्यू सॉल्व किया था, तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। अब ये बता दीजिए कि आवाज आ रही है, ऑडिबल है, सब कुछ ओके है, देन हम स्टार्ट करते हैं। ऑडिबल है क्या, एक बार सब कंफर्म कर दो। चलो ऑडिबल है, ठीक है, ऑडिबल है। तो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं क्या क्या इसमें समझ सकते हैं हम। चलिए ठीक है, देखते हैं पीडीएस से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है ना। अगर हम बात करें पीडीएस का मतलब होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। तो ये पीडीएस हो गया। अब ये पीडीएस यहाँ पे समझना है आपको, सबसे पहले ये है क्या। ये एक तरीके का फूड सिक्योरिटी सिस्टम है ना, फूड सिक्योरिटी सिस्टम है। और याद रखेंगे ये सप्लीमेंट्री इन नेचर होता है, सप्लीमेंट्री इन नेचर है। अब इसका क्या मतलब है, यहां पे समझो क्या बोल रहा हूं। ये फूड सिक्योरिटी तो है ना, खाद्य सुरक्षा प्रणाली तो है ये, लेकिन याद रखना इसमें खाद्य सुरक्षा प्रणाली का मतलब किस सेंस में है, ये सप्लीमेंट्री होता है। सप्लीमेंट्री का मतलब ये होता है कि आपको अब पहले जो आपकी नीड्स हैं वो आपको अपने से फुलफिल करनी है ना। ये नहीं कि सरकार ही आपको पूरा सब कुछ देगी, ये सिर्फ सप्लीमेंट्री है कि जो आपने कंज्यूम किया अगर उसमें से कुछ बच गया थोड़ा बहुत, तो वो एडिशनली आप यहां से लेकर के उसको फुलफिल कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा सारा राशन ये पूरा आपको ही डिस्ट्रीब्यूट करेगी पूरे महीने भर के लिए, कम है बहुत, इतना नहीं है। देखो ना आप कितना 5 kg दे रहा है, ठीक है, पर पर्सन एक महीने तक के लिए, तो 5 kg थोड़ी लगता है, बहुत ज्यादा लगता है। तो इसने बहुत सारा नहीं देते हैं इसमें, समझो आप, इसलिए इसको बोल रहे सप्लीमेंट्री इन नेचर होता है। सप्लीमेंट्री इन नेचर है, मतलब यहां पे क्या बोल रहा हूं मैं आपसे, ये सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री है ना, कॉम्प्लीमेंट्री है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है। मतलब इसका एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं मैं। जैसे मेरे को एक मंथ में 10 kg फूड ग्रेन लगता है, तो ये बोलेगे भी 5 kg आप अपने से पहले खरीदो, एडिशनली हम आपको सिर्फ 5 kg ही दे रहे हैं, है ना। तो ये, और मान लो ये 5 kg में आपका नहीं हो पा रहा, तो हम ये आपको 5 kg प्रोवाइड करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको 10 kg पूरा देंगे, है ना। अगर 10 kg पूरा दे रहे हैं तो फिर ये सप्लीमेंट्री होगा ही नहीं,
फिर तो ये तो पूरा का पूरा यही दे रहे हैं, तो इसको बोल रहे हैं सप्लीमेंट्री, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि हम इसको क्या कर रहे हैं, सिर्फ आपकी जो जरूरत थोड़ा सा कम रह गई थी उसको पूरा कर रहे हैं, इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री इन नेचर हो गया। समझना क्या? तो ये है, तो याद रखेंगे फूड सिक्योरिटी सिस्टम है, ये सप्लीमेंट्री इन नेचर है। सप्लीमेंट्री के साथ साथ ये एक तरीके का पीडीएस जो सिस्टम है यूनिवर्सल है। ये यूनिवर्सल कैसे? अभी तो हम लोगों ने ये पढ़ा है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत 67% ऑफ पॉपुलेशन को कवर करता है, लेकिन अगर स्टेटमेंट आपको दिख रहा है कि पीडीएस एक यूनिवर्सल सिस्टम है, इसका मतलब ये है कि कवर तो ये सबको करता है। याद रख लेना, ये है पॉवर्टी लाइन, इसके नीचे के लोग कहलाते हैं बीपीएल, इसके ऊपर के लोग कहलाते हैं अबोव पॉवर्टी लाइन एपीएल। तो याद रखना, ये देगा फूड ग्रेन तो सबको दे रहा है, ये मना किसी को नहीं कर रहा है, बट यहां पे जो है इनको सब्सिडाइज्ड प्राइस भी देगा, सब्सिडाइज्ड प्राइस पर देगा। समझ में क्या मतलब? डिस्काउंटेड प्राइस पर दिया जाएगा, डिस्काउंटेड प्राइस पर दिया जाएगा, और इनको नॉन सब्सिडाइज दिया जाएगा, नॉन सब्सिडाइज्ड प्राइस पर दिया जाएगा। समझ में आएगा? तो एपीएल को भी आप भी जाकर के ले सकते हो। तो याद रख लेना, ये फूड सिक्योरिटी सिस्टम है जहां पर यूनिवर्सल फूड सिक्योरिटी सिस्टम है, सबके लिए ओपन होता है ये। बस फर्क इतना है कि एपीएल को ये नॉन सब्सिडाइज प्राइस में देंगे और बीपीएल को ये क्या करते हैं, सब्सिडाइज प्राइस में देते हैं। यहाँ पे पीएल का मतलब होता है पॉवर्टी लाइन, एपीएल मतलब अबोव पॉवर्टी लाइन, बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन। तो ये फूड सिक्योरिटी सिस्टम में आप क्या कर रहे हो, सप्लीमेंट्री इन नेचर और यूनिवर्सल सिस्टम है, ये सबको कवर करते हो। दो कैटेगरी बांट देते हो एपीएल और बीपीएल में, और सप्लीमेंट्री इन नेचर होता है, मतलब ये पूरा का पूरा सिर्फ इसी पर ही डिपेंडेंट रह जाओ, ऐसा नहीं है। सरकार ये नहीं चाहती है, वो चाहती है कि आप अपने खाने का जुगाड़ करो, थोड़ा बहुत जो बच जाता है वो सरकार अपनी तरफ से करेगी। समझ में गया? तो ये फूड सिक्योरिटी सिस्टम है जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड किया जाता है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड किया जाएगा थ्रू, किसके द्वारा किया जाएगा, थ्रू नेटवर्क ऑफ फेयर प्राइस शॉप्स, या फिर इन्हीं को क्या बोलते हो आप, राशन शॉप्स। ठीक है, तो राशन शॉप्स के द्वारा, जो राशन की दुकान होती है उनके द्वारा हम क्या करते हैं, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हो वो हम करते हैं। समझ में? वो जो 5 केजी और अंत्योदय अन्न योजना वो सब जो बताया था मैंने आपको, वो सब कुछ पीडीएस के अंदर आता है। ठीक है, एंड अगर हम देखें मिनिस्ट्री कौन सी रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है ना, ये रिस्पॉन्सिबल है, ये आपकी नोडल एजेंसी होती है या फिर नोडल मिनिस्ट्री है ना। अब याद रखेंगे पीडीएस ये जॉइंट एफर्ट है ऑफ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट है ना, मतलब ये क्या है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड सिस्टम है ना, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, ये स्पॉन्सर्ड सिस्टम है ये, मतलब यहां पर दोनों जॉइंट, दोनों मिलकर के काम करते हैं, स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहां पे यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर के इस पूरे सिस्टम पे काम करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री होती है, और ये पीडीएस जो होता है ये क्या है, तो आपको बता दिए, फूड सिक्योरिटी सिस्टम है, सप्लीमेंट्री इन नेचर है, यूनिवर्सल सिस्टम है। इसको जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। दोनों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये बात याद रखेंगे इसमें।
ठीक है, ये तो पीडीएस क्या है समझ लिया। पीडीएस एक तरीके का सेफ्टी नेट की तरह काम करता है, सेफ्टी नेट है ना, या फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं, एक्ट एज सेफ्टी नेट की तरह काम करता है। समझना कि सेफ्टी नेट मतलब है कि आप फूड सिक्योरिटी नहीं अवेल कर पा रहे हो, है ना, तो आपको कहीं ना कहीं सप्लीमेंट्री इन नेचर होकर के थोड़ा बहुत फूड प्रोवाइड करेगा ताकि आप एक सेफ्टी नेट के अंदर आ जाओ। तो ठीक है, पीडीएस क्या है, एक तरीके का सेफ्टी नेट की तरह काम करता है, यूनिवर्सल कैरेक्टर है, ये बात याद रखेंगे। जॉइंट एफर्ट लिया जाता है, जॉइंटली मैनेज्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अगर आप बात करें पीडीएस के 3 सेगमेंट होते हैं, पीडीएस हैज 3 सेगमेंट, है ना, एक होता है प्रोक्योरमेंट, एक होता है स्टोरेज और एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, 3 सेगमेंट काम होता है। इसमें आप देखोगे तो ये तीनों जो रोल होते हैं, ये तीनों जो होते हैं ये जॉइंटली शेयर्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा भी, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी, दोनों मिलकर के काम करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था यूनियन गवर्नमेंट भी आपका प्रोक्योरमेंट करती है, प्रोक्योरमेंट है ना, ये भी प्रोक्योरमेंट करती है, इसको बोलेंगे सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट, इसको बोलेंगे डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट। ठीक है, तो ये आपका सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट हो गया, ये आपका डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट हो गया। उसके अलावा जो यहां पे आप देखोगे ये स्टोरेज का काम भी करते हैं, ये भी स्टोरेज का काम करते हैं, स्टोरेज का काम करता है, ये भी स्टोर करके रखता है, जैसे एफसीआई है ना, वो स्टोर करके रखता है, बफर स्टॉक मेंटेन करके रखता है। ऐसे यहां पर स्टेट की जैसे मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन है, वो भी स्टोर करके रखता है। ठीक है, अब देखो यहां पे, देन उसके बाद ये भी डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है। डिस्ट्रीब्यूशन किसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को भेज देता है, ये जो भी स्टोर करके रखा है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, किसको दे देगा, स्टेट गवर्नमेंट को, एट सेंट्रल इशू प्राइस पर। सेंट्रल इशू प्राइस पर ये क्या कर देगा, आपका स्टोर करके मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, स्टेट गवर्नमेंट को दे देगा। वहीं पे स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, स्टेट गवर्नमेंट इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी किस पे, ये डिस्ट्रीब्यूट करेगी कंज्यूमर्स पर, वाया किसकी मदद से, तो वही है राशन शॉप्स की मदद से, राशन शॉप्स की मदद से। ठीक है, ये बात याद रख लेना। और स्टेट गवर्नमेंट का क्या काम होता है यहां पर, आइडेंटिफाई करना बेनिफिशियरीज को, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरीज, बेनिफिशियरीज मतलब किसको दिया जाना है, जो बीपीएल पॉपुलेशन है उनको, आइडेंटिफिकेशन, इशू ऑफ राशन कार्ड, इशू ऑफ राशन कार्ड। ठीक है, देन देखो जो भी राशन शॉप्स का एस्टेब्लिशमेंट ऑफ राशन शॉप्स है ना, ये सब काम किसका है, ये सब स्टेट गवर्नमेंट का काम है। अब यहां पे क्या डिस्ट्रीब्यूट करते हो आप, यहां पे हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन किसका, फूड क्रॉप्स तो करते ही करते हैं, फूड क्रॉप्स खाने वाली चीज भी करते हैं, उसके अलावा नॉन फूड क्रॉप्स भी करते हैं। नॉन फूड क्रॉप्स जैसे फूड क्रॉप्स में व्हीट, राइस है ना, और जो कोर्स ग्रेन है वो तो आप जाओगे, है ना, व्हीट, राइस है ना, कोर्स ग्रेन ये तो आप दे ही रहे हो, शुगर हो गया, ये खाने की चीज तो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके अलावा नॉन फूड क्रॉप्स जैसे कि केरोसिन भी देते हो आप, समझ रहे हो, कई बार बुक्स भी बांट देते हैं, है ना, यूनिफॉर्म्स भी दे देते हैं बच्चों को, है ना, तो ये सरकार के ऊपर है क्या देना चाहती है। पल्सेस, यहाँ पे पल्सेस आ जाएगा, खाने वाली चीजें जो होती है वो सब होता है। ठीक, ये होता है। देन उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे अगर, तो यूनियन गवर्नमेंट क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो राइस, व्हीट है ना, ये देती है, राइस, व्हीट, केरोसिन ये सब डिस्ट्रीब्यूट करती है। स्टेट गवर्नमेंट को अगर लगता है अलग से तो वो पल्सेस एंड अदर्स कुछ भी ऐड कर सकती है। समझ में आ गया, तो ये आपको याद रखना है कि इस प्रणाली के तहत
यूनियन गवर्नमेंट की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट गवर्नमेंट की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो मैंने आपको यहां पे समझा दिया। यहां पे अगर आपको कुछ पूछना तो आप पूछ सकते हो। ठीक है ना। राइस, व्हीट, केरोसिन, इवन शुगर आ जाएगा इधर पे। शुगर, अब जैसे सॉल्ट वगैरह है, जैसे यहाँ पे देखोगे स्टेट गवर्नमेंट सॉल्ट वगैरह भी बांटती है ना, ये सब देखोगे आप तो वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है। ठीक है, तो ऑपरेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो किसके पास होती है, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। ठीक है, हिंदी में अवेलेबल है ना, हिंदी में अवेलेबल है, उसमें नहीं लगी है क्या फाइल हिंदी में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनको बोल दो ना एक बार फाइल लगा दे। 3-4 बार बच्चों ने बोल दिया, मैं लगवा रहा हूं फाइल। चलो ये देख लिया, इसी को एक बार समझ लेते हैं कि कैसे पीडीएस काम करता है, हाउ पीडीएस वर्क्स। ठीक है, तो पीडीएस कैसे काम करता है, यहां पे है फार्मर्स, इनका हुआ प्रोडक्शन, इनके पास है प्रोडक्शन, ये प्रोक्योरमेंट होगा इनका, सबसे पहला मैंने बताया था आपका प्रोक्योरमेंट होगा, प्रोक्योरमेंट एट एमएसपी, एमएसपी देकर के इनसे प्रोक्योरमेंट करा जाता है, और यह भी हो सकता है प्रोक्योरमेंट प्राइस पर भी करा जा सकता है, प्रोक्योरमेंट प्राइस पर भी इनसे खरीदा जा सकता है, फार्मर हो सकते हैं, मार्केट हो सकता है, फार्मर्स मार्केट किसी से भी ले सकते हैं वो, तो ये प्रोक्योरमेंट करा जा सकता है, मोस्टली एमएसपी पे खरीदते हैं, ये प्रोक्योरमेंट कर लिए किसके द्वारा, तो यहां पे दो लोग खरीद सकते हैं, एक होता है सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट, ठीक है, इसको बोलेंगे सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट, और यहां पे होगा डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट। ठीक है, ये है डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट। तो सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट किसके द्वारा किया जाता है, बाई एफसीआई, है ना, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, यहां पे बाई स्टेट एजेंसीज होती हैं, स्टेट एजेंसीज होती हैं। ठीक, अब ये आपने क्या कर लिया, प्रोक्योर कर लिया, है ना, जो प्रोक्योर मतलब खरीदा, एमएसपी क्या है और ये प्रोक्योरमेंट प्राइस क्या है, ये सब हम लोगों ने पहले लेक्चर में देख लिया। ठीक है, अब क्या बोल रहा हूं मैं आपसे, यहां पे सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट हो गया एफसीआई के द्वारा, डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट हो गया स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। अब कई जगह हम सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट फॉलो करते हैं, कई जगह डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट करते हैं, जैसे मध्य प्रदेश का केस बताता हूं आपको, मध्य प्रदेश में व्हीट को लेकर के हम डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट करते हैं, मतलब हमारे यहाँ स्टेट एजेंसीज ही उसको प्रोक्योर करती हैं, और अगर एफसीआई को चाहिए होता है तो ये इसको क्या कर देती है, इसको ट्रांसफर कर देती है, समझ गया, ये इसको ट्रांसफर कर दे देगी, ट्रांसफर ऑन डिमांड, जब उसको लगता है तो उसको ट्रांसफर कर देगी। ठीक है, एंड जब ये प्रोक्योर करके करेंगे क्या, प्रोक्योर करने के बाद ये क्या करेंगे, ये स्टोरेज करेंगे, है ना, यहां पे बनेगा स्टोरेज, स्टोरेज करके रखेंगे, यहां पर दोनों ही स्टोर करके रखेंगे, ये आपका सेंट्रलाइज स्टोरेज होगा, सेंट्रलाइज स्टोरेज, और यहां पे होगा डिसेंट्रलाइज स्टोरेज,
जैसे हमारे यहाँ मार्कफेड हो गया, एमपी मध्य प्रदेश जो आपका मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन जो है आपका, तो वो आपका स्टोर करके रखता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं क्या, बफर स्टॉक मेंटेन करके रखना, है ना। ये क्या है आपका, बफर स्टॉक मेंटेनेंस, मेंटेन्ड, है ना, मेंटेन्ड। ये बफर स्टॉक मेंटेन करके रख लिया आप लोगों ने, ठीक है। आप देखेंगे इधर पे, ये सबसे पहले मैंने बताया था 3 सेगमेंट होते हैं उसके, है ना। 3 सेगमेंट में सबसे पहला सेगमेंट क्या होता है आपका, प्रोक्योरमेंट। ये फर्स्ट सेगमेंट है, फर्स्ट सेगमेंट किसका, पीडीएस का। और ये फर्स्ट कंपोनेंट भी हो जाता है आपका प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट। याद करो, पहला कंपोनेंट होता है फूड सिक्योरिटी का। यहां पे दूसरा जो है आपका, वो क्या बताया था, बफर स्टॉक या फिर स्टोरेज, है ना। ये स्टोरेज जो मैंने आपको बताया था, ये सेकेंड सेगमेंट है, सेगमेंट ऑफ पीडीएस। ये पीडीएस का सेकेंड सेगमेंट है, ठीक है। ये फर्स्ट सेगमेंट ऑफ पीडीएस, ये सेकेंड सेगमेंट ऑफ पीडीएस है, ठीक है। तो देन उसके बाद आप देखोगे, इसको इधर बढ़ाता हूं मैं। अब स्टोरेज कर लिया, स्टोरेज के बाद अब क्या करना रहता है आपको, अब यहां पे हम करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। ये हम ट्रांसपोर्ट करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये डिस्ट्रीब्यूट करोगे आप, डिस्ट्रीब्यूशन किसको करेंगे, ये सबसे पहले सारा का सारा सामान जाता है कहां पे, राशन शॉप पर, राशन शॉप्स, या फिर इसी को क्या बोलेंगे, फेयर प्राइस शॉप्स, ठीक है। राशन शॉप या फेयर प्राइस शॉप पे जाता है ये। एंड देन उसके बाद यहां से आपका जो होता है, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, 2 लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, एट सब्सिडाइज्ड रेट, एस सब्सिडाइज्ड प्राइस पे, ठीक है। सब्सिडाइज्ड प्राइस पे किसको, टू बीपीएल, बीपीएल वाली फैमिली को क्या होगा, सब्सिडाइज्ड प्राइस पे जाएगा। और यहां पे जाएगा एट नॉन सब्सिडाइज्ड प्राइस टू एपीएल, अबोव पॉवर्टी लाइन वालों को, या फिर मार्केट प्राइस बोल सकते हो आप। इसमें ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये पीडीएस का पूरा सिस्टम ऐसे काम करता है। एट प्रेजेंट हम क्या फॉलो करते हैं, टारगेटेड पीडीएस को फॉलो करते हैं, टीपीडीएस को फॉलो करते हैं, समझ में गया। ये टीपीडीएस के तहत, वो जो आप नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में जो लिखा है वो टीपीडीएस है। अब देखेंगे कि क्या इवोल्यूशन कैसे होता है, उन सबको समझते हैं। बताइए, यहां तक क्लियर है। क्लियर है, यहां पे कुछ पूछना है क्या। चलो आप देख लेते हैं हम इवोल्यूशन, इवोल्यूशन या फिर टाइमलाइन
ऑफ पीडीएस इन इंडिया। इवोल्यूशन की बात करें अगर हम, तो जर्नी हमारी चालू होती है जब ये वर्ल्ड वॉर का समय चल रहा था, वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो इस समय पीडीएस आया था, है ना। उस समय राशनिंग सिस्टम होता था, राशनिंग सिस्टम। राशनिंग सिस्टम मतलब क्या है? राशनिंग मतलब क्या होता है? रेशनिंग मतलब होता है कि एक कोटा फिक्स कर दिया जाता था, कोटा फिक्स कर दिया जाता था कि इतना अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन सबको मिलना चाहिए। तो ये इसलिए बनाया जाता था क्योंकि फेमाइन वगैरह बहुत ज्यादा आ जाते थे, तो इसलिए टू चेक फेमाइन लाइक सिचुएशन, उसके लिए क्या हुआ था आपका, ये राशनिंग सिस्टम आया था वर्ल्ड वॉर 2 में। 1940s की बात कर रहा हूं मैं आपसे, है ना। कई जगह आपका 1939 के बाद भी लिखा होगा। तो ये आपका सिस्टम चलता था, है ना। देन उसके बाद आजादी हुआ। आजादी के बाद आप देखोगे यहाँ पे आप इंडिपेंडेंट हुए, इंडिपेंडेंस, एंड उसके बाद आपका चलता रहता है। उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे जो ये फॉलो करा जाता था वो जनरल सर्विस अप्रोच फॉलो किया जाता था, जिसमें ऑलमोस्ट सब कवर थे, है ना। ऑलमोस्ट ऑल वर कवर्ड, सब कवर्ड होते थे इसके पहले, ठीक है। मतलब 1990 जो आपका 1992 के पहले की बात कर रहा हूं मैं आपसे, तो यहाँ पे आप देखोगे लगभग सब कवर होते थे। तो ये जनरल सर्विस अप्रोच हम फॉलो करते थे, लगभग सब कवर्ड। इसको बोलते थे आरपीडीएस। 1992 में आरपीडीएस चालू होता है। आर मतलब यहाँ पे रिवैम्प्ड है, रिवैम्प्ड इसको बोला जा रहा है, रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये काहे को किसको कवर करता था? टू कवर ट्राइबल एरिया हो गए, ट्राइबल एरिया जो छूट गए थे उनको कवर करने के लिए रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लाया गया। ट्राइबल एरिया, हिली एरिया, डेजर्ट एरिया, है ना, या फिर जो भी बैकवर्ड एरियाज हैं उनको कवर करने के लिए क्या आया था? रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आया था। एंड देन 1997 में फिर आप देखोगे यहां से आ गया टारगेटेड पीडीएस, है ना। यहां पे टी मतलब टारगेटेड है, टारगेटेड। अब ये कहे के लिए पुअर्स के लिए, है ना, जो आप बीपीएल समझते हो ना, टू टारगेट पुअर्स के लिए, जिसको हम बीपीएल आज जो हम समझते हैं बीपीएल, उनके लिए 1997 में आ जाता है। देन इसी के साथ साथ आप देखोगे 2000 में क्या आता है? 2000 में आपका अंत्योदय अन्न योजना आ गया, अंत्योदय अन्न योजना आया, ठीक है। ये किसके लिए? ये है पुअरेस्ट ऑफ पुअर के लिए, पुअरेस्ट ऑफ पुअर, है ना। जिसमें आपको बताया था मैंने, इसके तहत तो आप देखो 5 kg पर पर्सन, है ना, पर मंथ देते हो। यहां पे आपको याद करो, यहां पे 5 kg वाला कंसेप्ट है, 5 kg पर पर्सन पर मंथ। यहां पे याद करो 35 kg दिया जाता है पर हाउस होल्ड पर मंथ, याद आया, ठीक है। तो ये अंत्योदय अन्न योजना यहां पे लॉन्च किया गया, ठीक है। ये इतना लॉन्च किया गया। देन उसके बाद आपको मैंने बताया था कि 2001 में क्या होता है, यहां पे आप देखेंगे 2001 में, यहां पे 2001 में क्या हुआ? 2001 में आया पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, ठीक। इसमें क्या हो गया? सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? जो राइट टू फूड है वो क्या है? एक तरीके का फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21, अंडर आर्टिकल 21, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया यहां से। देन बाद में इसी को इंप्लीमेंट करने के लिए 2013 में क्या आया? 2013 में आया आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, जो कि क्या बताता है? जो राइट टू फूड है उसको क्या बताता है? ये एक तरीके का लीगल राइट है। तो लीगल राइट जो आपको प्रोवाइड करता है, कौन सा एक्ट करता है? तो 2013 का ये एक्ट है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। बताइए, यहां तक कुछ पूछना है तो आप बता सकते हो। ठीक है, तो 1992 में रिवैम्प्ड
पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन आया हिली एरियाज के लिए, ड्रॉट एरियाज के लिए, बैकवर्ड एरियाज के लिए, ट्राइबल एरिया, डेजर्ट एरियाज के लिए, है ना, इन एरियाज के लिए। पुअर फैमिलीज के लिए 1997 में टारगेटेड पीडीएस आया, याद रखेंगे। अंत्योदय अन्न योजना 2000 में आया। 2001 में पीयूसीएल वर्सेस जो यूनियन ऑफ इंडिया केस है, 2013 में आपका क्या हुआ, ये इवोल्यूशन हुआ। बताएंगे यहां तक कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप। चलो, तो ये इवोल्यूशन हुआ, ये याद रख लेना कौन सा कब आया है ना, रिवैम्प्ड कब आया है, उसमें क्या होता है ये याद रख लेना। देन टारगेटेड पीडीएस एट प्रेजेंट हम ये फॉलो करते हैं, उसी के अंदर आ जाता है आपका ये सब। अब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर हम इसको मर्ज कर दिए हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देख लिया, ये हाँ ये चीज देख लो। आपका यहाँ पे 3 सेगमेंट है इसके, ये 3 सेगमेंट है, ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ना, ये तीसरा सेगमेंट हो जाएगा, थर्ड सेगमेंट ऑफ पीडीएस, ठीक है। ये तीसरा सेगमेंट हो गया आपका पीडीएस का, तो इसको याद रखेंगे, ठीक है। ये बता दिया मैंने आपको, ये ठीक है। अब पीडीएस की बात आएगी तो यहां से जो क्वेश्चन बनेगा वो आपका बनेगा एफसीआई पे, है ना। कब आया ये एफसीआई एक्ट आया है आपका 1964 में, एंड इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, एस्टेब्लिश किया गया है इसको कब, 1965 में, है ना। मिनिस्ट्री आपको बतानी है, मिनिस्ट्री कौन सी है आपको बताना है यहाँ पे। देन एफसीआई में एक चीज और देख लेते हैं जहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, ये एरिया किस एरिया में वर्क करता है, एरिया ऑफ वर्क, तो 3 एरिया में वर्क करता है। सबसे पहला प्राइस सपोर्ट टू फार्मर्स, प्राइस सपोर्ट टू फार्मर, फार्मर को प्राइस सपोर्ट देना, मतलब एमएसपी के थ्रू उनसे फूड का प्रोक्योरमेंट करना। दूसरा है फूड स्टॉक मेंटेन करना, या फिर स्टोरेज बोल लो उसको, एंड डिस्ट्रीब्यूशन करना। जिसको हम शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, पीडीएस बोल सकते हो आप, पीडीएस का काम करना है। तीसरा जो इसका काम होता है वो है मार्केट इंटरवेंशन, मार्केट इंटरवेंशन। अभी मार्केट इंटरवेंशन कैसे करेगा, मैंने आपको बताया था, देखो ये है फार्मर्स, ये फार्मर्स है ना, ये फार्मर्स का प्रोड्यूस है, ठीक है। यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं अच्छे से, हाँ यहां पे देखेंगे सब, देखो ये फार्मर्स का प्रोड्यूस, फार्मर्स का प्रोड्यूस, ये इसने क्या कर लिया, ये है एफसीआई ने क्या करा, यहां से प्रोक्योर किया, प्रोक्योर्ड, ठीक है। एफसीआई प्रोक्योर करने के बाद इसको करेगा क्या, ये इसको करेगा स्टोरेज, ठीक है, स्टोरेज करेगा। एंड यहां से एक तो मैंने आपको बताया, यहां से एक चला जाएगा राशन शॉप्स पर, मतलब स्टेट गवर्नमेंट को दे देगा, ये यहां से एक ट्रांसफर कर दिया इसने, दे दिया स्टेट गवर्नमेंट को, और स्टेट गवर्नमेंट से गया राशन शॉप्स पर, है ना। और राशन शॉप से क्या हो गया, ये बेनिफिशियरी पर चला गया, है ना। ये नॉर्मल जो हम पढ़ते हैं वो हुआ, ठीक है। एक और दूसरा चीज ये भी है ना, इसके पास इतना सारा स्टोरेज है तो यार इसको तो एक्सपोर्ट भी करा जा सकता है ना,
एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है, और दूसरा मार्केट में ऑफलोड किया जा सकता है। कब? मान लो कि भाई मार्केट में फूड ग्रेन्स की कमी हो गई, तो एफसीआई के पास जो भी भंडार है उससे वो मार्केट में रिलीज करेगा कि नहीं, तो मार्केट में ऑफलोड कर दिया, तो जो डिमांड सप्लाई का मिसमैच हो रहा था उसको उसने बैलेंस कर दिया कि नहीं, इसी को क्या बोलेंगे, मार्केट इंटरवेंशन करना। तो ये मार्केट इंटरवेंशन करना, ये वाला एंड ये प्राइस सपोर्ट, ये इसका मेन काम है। तो एफसीआई से रिलेटेड ये आपको पता होना चाहिए। एक कमिटी बनाई गई थी जिसको बोलते हैं शांता कुमार कमिटी, ये नाम याद रख लेना, शांता कुमार कमिटी। काहे से डील करती है ये, तो ये फॉर रिफॉर्म्स इन एफसीआई, एफसीआई पे रिफॉर्म करने के लिए कमिटी बनाई गई थी। इसमें एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बोली गई है, वो अभी मैंने बताया कि 67% ऑफ पॉपुलेशन को कवर करता है ना, ये जो आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है वो 67% ऑफ पॉपुलेशन को कवर करता है ना, अंडर एनएफएसए। इसको बोलता है ये, मतलब ये कमिटी क्या बोलती है, ये बोलती है कि इसको आप कम करके 40% ले आओ, है ना, 40% ऑफ पॉपुलेशन को कवर करो, बस 67 को करने की जरूरत नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है, इसको याद रखना। शांता कुमार कमेटी किस चीज से डील करती है, ये याद रख लेना है आपको। और ये क्या इसका मेन रिकमेंडेशन, और भी बहुत सारे रिकमेंडेशन है लेकिन वो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के लिए इतना याद रखो कि क्या है ये आपका एफसीआई के लिए और 40% को कवर करती है। एंड देन एफसीआई से क्वेश्चन बनेगा, ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। बताएंगे यहां से कोई क्वेश्चन है? ठीक, तो ये एफसीआई से रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकता है वो हम लोगों ने देख लिया, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो एफसीआई में याद रख लेना, प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स, ये इसका काम होता है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है या फिर एरिया ऑफ वर्क क्या है, तो मैंने आपको बता दिया, प्राइस सपोर्ट करना, पीडीएस और मार्केट स्टेबलाइजेशन, ठीक है। शांता कुमार कमेटी बनी है रिफॉर्म करने को, रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ एफसीआई के लिए बनी थी ये कमेटी। 40% इसने बोला है कि 40% आपको कवर करना है, ठीक है। पीडीएस से जो क्वेश्चन बनते हैं वो इतने क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। एक और कमेटी है वाधवा कमेटी, का नाम भी लिख लो, वो भी आप याद रख लेना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए बोलती है वाधवा कमेटी। ये काहे के लिए बात करते हैं, डीबीटी के लिए बात करते हैं कि भाई आप सीधे ये सब्सिडी मत दो, आप उनको खरीदने दो मार्केट प्राइस पे, बाद में आप उनके में जो भी गैप है उसका, जैसे सिलेंडर में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो जाता है ना, वैसे इसमें आप फॉलो करो। तो ये वाधवा कमेटी, एक नाम याद रख लेना वाधवा कमेटी, और ये शांता कुमार, जिसमें शांता कुमार बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है, ठीक है। ये यहां से क्वेश्चन बनता है, पीडीएस का टॉपिक जो है उससे यहीं तक क्वेश्चन बनता है। एक और जो क्वेश्चन बनता है वो है वन नेशन वन राशन कार्ड, ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनता है। इसके बारे में आपको रीड करना है ना, देखना है इसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। ऑल द मेंस का टॉपिक है ये, बट आप इसको रीड कर लो वन नेशन वन राशन कार्ड के ऊपर, ठीक है। देख लो, एफसीआई हो गया आपका, पीडीएस भी कंप्लीट हो गया, एफसीआई भी हो गया, फूड सिक्योरिटी हो गया है पूरा, बस 2-4 चीजें बची है, उसको देख लेते हैं। स्कीम्स देख रहे थे हम देख रहे थे फ्रेमवर्क क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क देख रहे थे, लीगल फ्रेमवर्क देख लिया था, जिसमें हम लोगों ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 को समझा था। देन उसके बाद पॉलिसीज एंड प्रोग्राम देखा था, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, इनिशिएटिव्स देखा था, ईस्वी में देखा था हम लोगों ने, स्कीम्स देखा था, आईसीडीएस देखा था, मिड डे मील देखा था, है ना। देन उसके बाद नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रेटेजी देखा था, है ना, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन बताया था मैंने आपको, है ना। कुपोषण मुक्त भारत इस स्ट्रेटेजी में बोला गया 2030 तक, कल देखा था। देन उसके बाद इसी में हम लोगों ने देखा था, या फिर उसको अलग से भी बना सकते हो आप, पीडीएस, वो अभी हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। इसके अलावा अदर इनिशिएटिव्स,
अदर इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए गए हैं बताइए आप। तो उसमें आप देखते हो एक है फूड फोर्टिफिकेशन, फूड फोर्टिफिकेशन एक ये टर्म है, आप इस टर्म को समझ लो, फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है ना। देन उसके बाद आप ग्रीन रेवोल्यूशन तो दिया ही है, ग्रीन रेवोल्यूशन किस लिए दिया गया, क्यों लाया गया है, तो अगेन फूड सिक्योरिटी के लिए। देन ग्रीन व्हाइट रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन ये भी फूड सिक्योरिटी के लिए है। ब्लू रेवोल्यूशन ये भी फूड सिक्योरिटी के लिए है, ठीक है, जिसमें अभी ग्रीन रेवोल्यूशन नेक्स्ट टॉपिक है तो हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब क्यों करा जा रहा है, ये सब कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी के लिए किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे फूड फोर्टिफिकेशन एक टर्म है, इसको समझ लेते हैं। उसके अलावा एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए आप देखोगे तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार, मतलब एग्रीकल्चर को रेन्यूमरेटिव बनाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा फायदेमंद बनाने के लिए, फार्मर की इनकम को डबल करने के लिए, है ना, जो भी इरिगेशन प्रोजेक्ट है उनको एक्सपांड करने के लिए, ये सब आपका चल रहा है, जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार। तो याद नाम में क्या लिखा है, राष्ट्रीय कृषि विकास, कृषि का विकास करना है ना। और इससे क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस होगा, सस्टेनेबल फूड की तरफ हम जाएंगे, फूड सिक्योरिटी इंश्योर करेंगे, इसलिए क्या हो गया आपका राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार। अभी हम ये समझते हैं, नेक्स्ट ये हमको पढ़ना ही है ग्रीन रेवोल्यूशन, उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, फिर उनको नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। अभी हम समझते हैं फूड फोर्टिफिकेशन क्या है। फूड फोर्टिफिकेशन का क्या मतलब क्या है, फूड फोर्टिफिकेशन, देखो यहां पे लिखा फूड फोर्टिफिकेशन, फोर्टिफिकेशन मतलब यहां पे होता है एडिशन। तो यहां पे क्या है, क्या करना है हमको, ये है कोई फूड, फूड में हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, एडिशन ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है ना, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का ऐड कर दो, विटामिन का ऐड कर दो, समझ गए, विटामिन का ऐड कर दो। ये सब जब आप ऐड कर देते हो जो ऑलरेडी किसी क्रॉप में नहीं था, जैसे मैं बोलूं आपने, जैसे मान लो मिल्क है, मिल्क में आप क्या कर दो, विटामिन डी ऐड कर दो, विटामिन डी ऐड कर दो, तो ये क्या बोल दोगे, ये फोर्टिफाइड मिल्क है, फोर्टिफाइड मिल्क है, समझ में आ गया। जैसे नॉर्मल सॉल्ट जो होता है, सॉल्ट में हम आयोडीन ऐड करते हैं, आयोडीन ऐड कर देते हैं, ये क्या होगा, फोर्टिफाइड सॉल्ट हो गया, फोर्टिफाइड सॉल्ट हो गया, है ना। अभी राइस है, राइस में हम विटामिन ऐड कर रहे हैं, है ना, बहुत सारे अभी राइस है पीडीएस के थ्रू जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, है ना, उनमें भी हम बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं, तो उनको ऐड करके आप क्या बोलोगे, वो फोर्टिफाइड राइस है, फोर्टिफाइड राइस। तो कुल मिला के कोई भी एक फूड है, कोई भी एक फूड ग्रेन है, या फिर कुछ भी हो सकता है, वो खाने वाली चीज होनी चाहिए, वो ग्रेन्स हो सकता है ना, वो आपका प्रोसेस्ड फूड हो सकता है। तो आप क्या करो उसमें, कुल मिलाकर के आप इनमें कुछ ऐड कर दोगे, है ना, प्रोटीन ऐड कर सकते हो, विटामिन ऐड कर सकते हो, कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कुछ भी ऐड कर दो आप, वो सब क्या कहला जाएगा आपका, वो सब कहला जाएगा। जैसे विटामिन, जैसे मैं बोलूं आपसे गोल्डन राइस, गोल्डन राइस, आप ये प्रीलिम्स में आपसे पूछेगा, गोल्डन राइस आपको बताना ये किस में रिच होता है, इसमें क्या चीज ऐड करी जाती है जो ये इतना ज्यादा जाना जाता है, रिच इन किस में होता है, क्या वो विटामिन है, विटामिन है तो कौन सा विटामिन है, इसका कलर गोल्डन क्यों है, इसके पीछे का रीजन क्या है, रीजन फॉर गोल्डन कलर, है ना। ये दो पॉइंट जो है आपसे प्रीलिम्स में पूछता है, तो इसका रीजन क्या है गोल्डन कलर होने का, और ये किस चीज में रिच होता है, आपको अगर पता है तो आप बता दीजिए मुझे, ठीक है। यहां से एक क्वेश्चन गोल्डन राइस पे बन जाएगा आपसे, है ना। ये फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है, बेसिक डेफिनेशन पे क्वेश्चन बनेगा, तो याद रखना ये। और जो आयोडाइज सॉल्ट जो हम खाते हैं उसमें आयोडीन होता है, आयोडीन मतलब उसमें ऐड किया गया है, उतना होता नहीं है उसमें, तो हम उसको अलग से ऐड करते हैं, इसीलिए क्या होगा, उसको फोर्टिफाइड सॉल्ट बोलोगे आप, ठीक है। तो ये आपका यहां से क्वेश्चन बनेगा, गोल्डन राइस से बनेगा, याद रखना क्वेश्चन इससे बनता है आपका, ठीक है। तो फूड फोर्टिफिकेशन क्या टर्म होता है, उस टर्म का नाम याद रखना, फूड फोर्टिफिकेशन के बारे में। ठीक है, ये हो गया आपका गोल्डन राइस, और ये मैंने आपको सारा इनिशिएटिव्स बता दिया क्या क्या है, एक बार पूरा देख लेते हैं किसमें क्या क्या चीजें, कुछ अब इंटरनेशनल एफर्ट्स देख लेते हैं, और कुछ और एडिशनल चीजें देख लेते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखे थे हम फूड सिक्योरिटी क्यों जरूरी है। फूड सिक्योरिटी मैंने आपको बता दिया था क्योंकि माल्थूस की थ्योरी के अकॉर्डिंग एक पॉइंट ऑफ क्राइसिस आएगी, उस पॉइंट ऑफ क्राइसिस से बचने के लिए हमेशा हम फूड सिक्योरिटी की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, फूड सिक्योरिटी की डेफिनेशन क्या होती है ये मैंने आपको समझा दिया था, है ना। फूड सिक्योरिटी की डेफिनेशन क्या है, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, और ये हम लोगों ने समझा था उसके आयाम। अवेलेबिलिटी में क्या होना चाहिए, आपके पास प्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए, अच्छा खासा आप प्रोसेस करके रखो ताकि आपके पास लॉन्ग टर्म में खाना स्टोर हो। देन उसके बाद अच्छा खासा वाटर एंड सॉइल मैनेजमेंट करो ताकि फूड का प्रोडक्शन बना रहे, है ना। ट्रेड करो, स्टॉक पाइलिंग मतलब हो गया वही स्टोरेज मेंटेन करना। एक्सेस मतलब हर एक व्यक्ति के पहुंच में होना चाहिए, कैसे पहुंच में होगा, वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट रखो, अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बना के रखो, मार्केटिंग अच्छी खासी प्रोवाइड करो, अफोर्डेबल होना चाहिए, लोगों के पास परचेजिंग पावर होनी चाहिए। जब वो खरीदेंगे ही नहीं तो वहां तक पहुंचेगा कैसे। आप अगर वहां आपको खुद पता है कि उस एरिया में लोग खरीद नहीं सकते तो आप वहां पे नहीं भेजोगे। इसलिए कम से कम फूड क्या होना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए ताकि हम क्या कर सके, उसको खरीद सके। ठीक है, यूटिलाइजेशन मतलब वो जो फूड होगा वो आपकी बॉडी में जाकर के लगना चाहिए, न्यूट्रिशियस होना चाहिए, एब्जॉर्बेबल होना चाहिए, वो यूटिलाइजेशन आ जाता है। फूड सिक्योरिटी ये सब मैंने आपको बता दिया था। व्हाट हैपेंस जब फूड इनसिक्योरिटी होगा तो क्या होगा आपको पता है, माल न्यूट्रिशन होगा, जहां पे स्टंटिंग वेस्टिंग, है ना, ये सब प्रॉब्लम होगी। ओबेसिटी भी माल न्यूट्रिशन का ही रिजल्ट होता है, तो इसमें डेफिशिएंसी भी होती है, एक्सेस भी होता है माल न्यूट्रिशन में। ठीक है, तो ये बात याद रख लेना। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है मैंने आपको बता दिया। बफर स्टॉक क्या होता है, कैसे काम करता है समझा दिया मैंने आपको। पीडीएस कैसे काम करता है ये सब मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, देन यहां पे देख लो आप, ये चीज हिंदी में दी हुई है, आप स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हो। ये सारे प्रोविजन जो थे मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत। अंत्योदय अन्न योजना बता दिया आपको। ठीक है, प्रायोरिटी हाउस होल्ड मतलब वो जो 5 kg जिसको दिया जाता है वो मैंने आपको बता दिया। देन उसके अलावा कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है तो मैंने आपको बता दिया, पीडीएस के थ्रू इसको इंप्लीमेंट करते हैं। कौन सी मंत्रालय इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है तो मैंने आपको बता दिया, जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, ये बता सकते हो आप। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। हाँ, ये कुछ डेटा लिखे हुए हैं, है ना, ये अभी लेटेस्ट डेटा है। आपको क्या याद रखना है, ये आप प्रीलिम्स के लिए याद रखेंगे, ये रैंकिंग याद रखेंगे, है ना, कि इंडिया अभी 113 कंट्रीज की रैंकिंग में 68 नंबर पे आया है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। ठीक है, एक और रैंकिंग आपको याद रखना है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इसमें रैंकिंग पढ़ के जाना, ये आपके लिए है, ये आपके लिए मैंने छोड़ दिया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में अभी लास्ट जो इंडेक्स आया उसमें इंडिया की क्या रैंकिंग है ना, एक ये रैंकिंग है और एक ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2022 में आई थी, उसमें हम 68 नंबर पे हैं। आप याद रखना है ये 100 है कि 100 से ज्यादा है कि 100 से कम है, ये आप इसमें देखना है ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रैंकिंग में। ठीक है, यहां पे आपको एक चीज बस करनी है, वो याद रखना है। ठीक है, यहां पे देख लो आप, हाँ 2023 में यहां पे देख लो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में इंडिया की रैंकिंग जो है वो 111 नंबर पे है आउट ऑफ 125 कंट्रीज। ठीक है, यहाँ पे 22 की भी दे दी है, 23 की भी दे दी है, वो कोई सा भी पूछ लेते हैं इसलिए दोनों दे दिया, 20 का भी दे दिया यहाँ पे। ठीक है, 20 का, 22 का, 23 का, तीनों याद कर लो। और आपको एक चीज और देखनी है, वो है जो मैंने आपको बताया ग्लोबल हंगर इंडेक्स और ग्लोबल फूड सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये यहाँ पे फूड सिक्योरिटी का दिया हुआ है और ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स में ये अभी अलग है ना, ये ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स है और ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स है। तो इसमें जो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी 2020 का दे दिया है और 2022 का दे दिया है, और वहीं पर ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 का दे दिया है ना। जो मैं आपको बोल रहा था, आप पता कर लो कि 100 के ऊपर है कि 100 से नीचे है, तो 100 से ऊपर है, 111वें पोजीशन पे है लास्ट की। ये रैंकिंग याद रखना है आपको, है ना, ग्लोबल हंगर इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां से ये क्वेश्चन बन रहा है। तो कहां से क्वेश्चन बन रहा है, एमएसपी से क्वेश्चन बन रहा है, बॉडी से मतलब एफसीआई से क्वेश्चन बनेगा, पीडीएस से क्वेश्चन बन रहा है, यहां से बन रहा है इन रैंकिंग से क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना है आपको। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट सारा हम लोगों ने समझ लिया है कैसे काम करता है ये। हाँ देखो, कुछ रेवोल्यूशन सरकार प्रमोट कर रही है, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन आपको पता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, फूड सिक्योरिटी इंश्योर होगा। पिंक रेवोल्यूशन मीट एंड पोल्ट्री प्रोडक्शन बढ़ेगा, क्या इससे न्यूट्रिशन सिक्योरिटी होगी।
हाँ होगी, बिल्कुल होगी, है ना। तो यहां से भी फूड सिक्योरिटी होगी, बिल्कुल होगी फूड सिक्योरिटी, ठीक है। रेड रेवोल्यूशन से भी क्या फूड सिक्योरिटी होगी, हाँ, क्योंकि सर इसमें से फूड प्रोडक्शन बढ़ रहा है, टोमेटो का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, मीट का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, तो यहां से आप देखोगे तो यहां से भी आपका फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी कहीं ना कहीं प्रमोट होती है। सिल्वर रेवोल्यूशन से भी हो रही है, हाँ, कोई भी खाने वाली चीज होगी या फिर प्रोसेस करने वाली चीज जिसको बाद में हम खा सकते हैं, वो सब क्या आ जाएगा, फूड सिक्योरिटी के लिए हो जाएगा। व्हाइट रेवोल्यूशन क्या है, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्शन के लिए, ये भी है। येलो रेवोल्यूशन काहे के लिए, ऑयल सीड के लिए है। ब्लू रेवोल्यूशन वाटर के लिए है, जिसमें एक फिश प्रोडक्शन भी आ जाता है, तो याद रखेंगे ये भी किसके लिए, इसके लिए। ब्राउन रेवोल्यूशन यहाँ पे कोकोआ मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक है, और उसके अलावा लेदर के लिए भी है ये। और गोल्डन रेवोल्यूशन किसके लिए, हॉर्टिकल्चर और हनी प्रोडक्शन के लिए। हॉर्टिकल्चर मतलब हो गया आपका यहाँ पे फ्रूट्स हो गए, फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, है ना, उसके अलावा स्पाइसेस हो गए, सब खाने की चीजें, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, जो आपका वो फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड हो गया। हनी प्रोडक्शन ये भी खाने की चीज है, ये भी न्यूट्रिशियस है, इसमें भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है ना, ये सारी चीजें हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी आपका फूड सिक्योरिटी पे जाएगा। तो रेवोल्यूशंस इन फूड सिक्योरिटी ये बता दोगे। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन मैंने आपको समझा ही दिया है, ठीक है। ठीक है, ये हिंदी में लिखा हुआ सब कुछ, हरित क्रांति, गुलाबी क्रांति, लाल क्रांति, रजत क्रांति, श्वेत, पीली, नीली, भूरी, स्वर्णिम क्रांति, ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ है ना, काहे के लिए, ये सारा यहाँ पे मेंशन कर दिया गया। मेगा फूड पार्क जो है, फूड प्रोसेसिंग वाले टॉपिक में हम इसको अच्छे से करेंगे, है ना, यहाँ पे कोई ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग का। हाँ, एक चीज जो हमको देखनी है वो ये है कि जो हमारे इंटरनेशनल एफर्ट्स हैं, है ना, इंटरनेशनल एफर्ट्स कुछ लिए गए हैं प्रमोट करने के लिए, उनको देख लेते हैं हम, है ना। चलिए, चलो उसको करते हैं, अभी पहले क्वेश्चन सॉल्व कर ले कुछ, फिर उसको आगे देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहां पे देखते हैं, चलो ये देख लिया था, एमएसपी रिफर्स टू किससे है, पीडीएस सिस्टम इज एसोसिएटेड विथ, ये कल देख लिया था। हाँ, ये बताएंगे, इसमें बताओ ये वाला रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किसको बेनिफिट देने के लिए है ना, सिटीज के लिए है, रिमोट एंड बैकवर्ड एरियाज के लिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए, ये बताना है आपको जल्दी से। गोल्डन राइस इज रिच इन विटामिन ए, चलो इसका आंसर दो। थर्ड का बी, ठीक है, थर्ड का बी आ रहा आंसर, थर्ड का बी होगा आंसर, ठीक है। रिमोट एंड बैकवर्ड एरियाज के लिए रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है, ये तो कल देख लिया था, ये भी कोई काम के क्वेश्चन नहीं है। एमएसपी तो कर ही लिया था, ठीक है, ये भी देख लिया था, 8th वाला कल देख लिया था। देखो ये क्वेश्चन है 9th वाला क्वेश्चन, इसको करो, 9th वाले क्वेश्चन को करो। टू हुम येलो कार्ड इज इशूड, इसका आंसर बताओ।
येलो कार्ड किसको इशू किया जाता है, इसका आंसर बताओ। नाइन्थ का डी, ठीक है समझ लो। ये है, आपको मैंने बताया था पॉवर्टी लाइन, इसके नीचे कौन रहते हैं, बीपीएल, इसके ऊपर कौन है, एपीएल। एपीएल जब आप सामान लेने जाओगे तो आपको जिस कार्ड के थ्रू दिया जाएगा उसको बोलेंगे व्हाइट कार्ड, है ना, व्हाइट कार्ड होगा ये, और ये हो जाएगा येलो कार्ड, ठीक है, इनके पास होगा येलो कार्ड। तो बीपीएल के जो लोग होंगे उनके पास होगा येलो कार्ड, ठीक है। नाइन्थ का क्या हो जाएगा, डी। फैमिलीज जो बीपीएल में रहती हैं उनको क्या इशू किया जाता है, येलो कार्ड। जो अबव पॉवर्टी लाइन है उनको क्या बोलेंगे, व्हाइट कार्ड, ठीक है। देन 10th का क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया था, बफर स्टॉक क्या होता है, कौन मेंटेन करता है, तो एफसीआई है। नेशनल फूड सिक्योरिटी, डेट याद नहीं रखना, बस 2013 में आया था, इतना पता होना चाहिए, ठीक है। ये तो देख ही लिया था हम लोगों ने। थर्टीन भी देख लिया था, हु फिक्सेस एमएसपी कर लिया था, एमएसपी हाँ ये देख लिया था हम लोगों ने। एफआरपी, अच्छा एफआरपी किसके लिए दिया जाता है ये बताओ, बस ये इतना ही पूछेंगे आपसे, एफआरपी किसके लिए दिया जाता है, फेयर एंड रेन्यूमरेटिव प्राइस किस क्रॉप के लिए होता है। इसका आंसर बता दो जल्दी से, एफआरपी। किसके लिए होता है, बस इतना बताना है आपको, बाकी का जो क्वेश्चन है नहीं आएगा उधर। हाँ शुगर केन के लिए होता है, बस इतना याद रखना। ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट आपको करने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखना किसके लिए होता है एफआरपी, वो शुगर केन के लिए होता है, ठीक है। चलो ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट से कल देख लिया था 17th वाला, ये भी देख लिया था 18th वाला। हाँ ये है 19th वाला, सीएससीपी कंसिडर कितने टाइप ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट है, तो 3 तरीके के कंसिडर करता है ना। A2 होता है, A2 प्लस FL होता है, C2 होता है। हाँ ये एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके बताओ मुझे, नहीं भी पता है तो इसको ढूंढो। क्या एमएसपी कैलकुलेशन करने के लिए क्या लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट कंसिडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग एमएसपी। एमएसपी कैलकुलेट करने के लिए इनमें से कौन सा फैक्टर है जिसको ध्यान में नहीं रखा जाता है ना। इसका आंसर आप पढ़ो, इसको ढूंढो, खुद से ढूंढो इसको, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा आप समझो, गूगल करके इसको समझने की कोशिश करो। ये देख लिया था 21वां, एमएसपी कब इंट्रोड्यूस हो गया था देख लिए थे। सीएसीपी किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये भी कल हो गया था। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइस केम इनटू एग्जिस्टेंस इन, ये भी देख लिया था हम लोगों ने, ठीक है। सीएसीपी भी 1965 में आया था, एफसीआई भी 1965 में आया, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देख लिया है ऑलरेडी। तो सारे क्वेश्चंस लगभग कर लिए हैं, बस एक टॉपिक छोटा सा बचा हुआ है, वो कल ग्रीन रेवोल्यूशन जैसे ही चालू करेंगे उसके साथ कर लेंगे। वो है आपका इंटरनेशनल एफर्ट्स क्या है ना। इंटरनेशनल एफर्ट्स या फिर कुछ बताने का नहीं है उसमें, बस फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, नोट्स में आपको अवेलेबल हो गया, आप उसी में से रीड कर सकते हो, है ना। इंटरनेशनल एफर्ट्स इसमें थोड़ा सा देखो यूएन के द्वारा क्या एफर्ट्स लिए गए हैं, है ना। देन उसके बाद आप देखो इसमें फाओ के द्वारा क्या एफर्ट्स लिए गए, कौन कौन से इनके द्वारा इनिशिएटिव चलाए गए, है ना। इसमें इनिशिएटिव चलाए गए, ठीक है। बस इतना देखना है इसमें से। खैर कोई दिक्कत नहीं है, आप मत पढ़ो, इसको कल हम देख लेंगे, कोई इसमें बड़ा नहीं है, 10 मिनट का टॉपिक है ना। इसको कल ही स्टार्ट में पहले ये कर लेंगे, फिर उसके बाद हम क्या कर लेंगे, ग्रीन रेवोल्यूशन वाला टॉपिक चालू कर देंगे। तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, नोट्स में वैसे प्रोवाइडेड, अगर आपको पढ़ना हो तो आप खुद से पढ़ लेना, नहीं तो कल मैं इसको सारे टॉपिक्स को करा दूंगा, ठीक है। तो अब
आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। जी मयंक, एफआरपी गन्ने के लिए होता है। ठीक है, आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बाकी के जो एस्पेक्ट हैं वो हम कल कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।